आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CGPT 2023 का मैथ्स का सलूशन। और हम लोग बात करेंगे पहले मैथ्स के बारे में, उसके बाद से बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक्चुअली आपको सारे सब्जेक्ट का सलूशन मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और फिज़िक्स का भी मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी चैनल पे आपको सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर के सलूशन आपके मिलेंगे। मतलब 2019 से आई थिंक मेरे को 2018 से आपके सारे पेपर के सलूशन आपको मिलेंगे। और आई होप आपको सारे चीज़ें ये हेल्प करेंगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पर्पज़ से। तो आइए शुरू करते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि P and Q आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ P and Q विल बी व्हाट। तो देखो P और Q का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ रूट्स मतलब क्या आएगा, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2P होता है। तो इस इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3P इज इक्वल टू -Q हो जाएगा। ठीक, 3P इज इक्वल टू -Q हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया, सम ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अगर मैं निकालूं, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q-6। तो अगर मैं यहाँ Q का वैल्यू रख दूं, एक तो पहली चीज़ तो ये कि आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। P का वैल्यू यहाँ रख दो और Q का वैल्यू रख दो, और पी क्यू का वैल्यू रख दो यहाँ पे। जो भी हमारा P का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो द वैल्यू ऑफ P हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Q का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा। तो मैं क्या करूँगा, Q का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो P इंटू क्यू का वैल्यू क्या आएगा, -3P। ठीक, और Q का वैल्यू -3P -6। इसको वेरीफाई कर यानी सॉल्व कर लेते हैं। 3P स्क्वायर प्लस 3P और प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया, P स्क्वायर -P और -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू क्या आएगा, 1 एंड -2 आंसर आ जाएगा। तो 1 एंड -2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, ये कोई किसी बच्चे का पेपर है तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है कि इसमें ये वैल्यू दिया हुआ। जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब ये हुआ कि π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ। अगर एक्चुअली मैं साइन की बात करूं, साइन इनवर्स की फंक्शन की बात करूं, तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 बड़ा होता है, बड़ा होगा, एंगल जो होगा वो इससे बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं ये बात करूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा, अगर आप दोनों का सम निकालोगे ना, तो ये वैल्यू क्या आएगा, π/3 आएगा, ये π/6 आएगा। और ये साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का वैल्यू होता है π/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो पाई आ जाएगा। अब अगर मान लो आप इसकी बात करते हो, तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, π/3 प्लस π/6 यानी π/2 आ जाएगा। ठीक, अब ये एक्चुअली जो वैल्यू आ रहा है ना, अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, π/2 से छोटा आ रहा है, और दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, पाई के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 103 में लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए, लिमिट में बोला जा रहा है कि x³ - 7x² प्लस 16x - 12 दिया हुआ है। ठीक, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। x³ - 7x² प्लस 16x - 12 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपका जो फैक्टर निकल के आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 आ जाएगा। और नीचे में आपका ऑलरेडी साइन x - 2 इंटू लॉग x - 1 गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको θ/θ का फॉर्म लगा देता हूँ। लिमिट x टेंस टू मान लो 2 दिया हुआ है, तो साइन x - 2 से मल्टीप्लाई किया और x - 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो टर्म्स होगा ना, ये वाला जो टर्म्स होगा, ये एक टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा पूरा वैल्यू 1 बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, ऊपर में x - 2 बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा और log x - 1 बच जाएगा।
अब क्या करो, डायरेक्टली एल एच रूल अप्लाई कर दो, और एल एच रूल अप्लाई करोगे तो आपका फंक्शन कुछ ऐसे आ जाएगा 2x-5 डिवाइड बाई 1/x-1, और लिमिट रख दिया, तो लिमिट रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में 104 की बात करते हैं। तो 104 में आप तो ये सीधे सीधे आप देख सकते हो, इनफाइनाइट दिया हुआ है, यानी कॉस इनवर्स, इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x की बात करें तो अगर x टेंस टू इन्फाइनाइट रखें साइन इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का फॉर्म बन रहा है, तो थीटा बाई थीटा का फॉर्म बना सकते हो। तो साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म बनाओगे तो साइन इनवर्स 0/0 डिवाइड बाई, ऐसे मतलब दोनों में क्या करो, ऐसे डिवाइड कर दे, साइन इनवर्स 1/x होल डिवाइड बाई 1/x, और ऐसे ही tan इनवर्स 1/x डिवाइड बाई 1/x। तो इन्फानाइट ये जो लिमिट दिया हुआ है ना, तो ये 0 का फॉर्म बना रहे थे, ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई tan इनवर्स 0/0 का फॉर्म जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 105 में। 105 नंबर का क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या चीज़, 105 में आपका दिया हुआ है कि नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट अ मेमोरी। तो मेमोरी के बिना कोई भी कंप्यूटर यूजलेस है, बिना किसी काम का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 106 में। क्वेश्चन नंबर 106 में आपका दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ टू द इलिप्स विल बी व्हाट। तो पहले देखो आप क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है इलिप्स दिया हुआ, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लेटेस्ट रेक्टम टू द इलिप्स। इलिप्स की अगर मैं बात करूं तो इलिप्स में हमारा a² का वैल्यू दिया हुआ है 9 और b² का वैल्यू दिया हुआ 5। ठीक, तो अगर मैं ई का वैल्यू निकालूंगा तो ई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस, ई का वैल्यू आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना एफ का, वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a,0 होता है, तो प्लस माइनस 2,0 हमारा आ जाएगा फोकस का कोऑर्डिनेट। अब जो ये इलिप्स हम लोग मान लो बना रहे हैं, तो इसके जो एंड पॉइंट होंगे इनके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 5/3 आ जाएगा, क्योंकि b² जो हमारा होता है कोऑर्डिनेट होता है एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। तो b² अगर a निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b² जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक, तो b² आ गया। अब हमको क्या निकालना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट मान लो ड्रॉ करता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारा आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 2 इंटू x/9 प्लस 5/3 इंटू y/5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, और ये जो हमारा ये जो इक्वेशन आया है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मान लो सॉल्व करूँगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 9/2,0 आ जाएगा और 0,3 आ जाएगा। तो यहीं से हमको क्या करना है, इसी का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालूंगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 9/2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 27/4 आ जाएगा। तो हमसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी क्या। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, चारों साइड में बन रहा है ना, ये भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 स्क्वायर यूनिट। तो 27 स्क्वायर यूनिट यानी ऑप्शन डी विल बी द, सॉरी 106 ही था ये, शायद 107 में आ जाता है। तो 107 में क्या बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स से दिया हुआ है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा क्या। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए।
तो कॉन्जुगेट लोगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा 3, इधर -3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हर्मिशियन नहीं होगा, ये क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक, स्क्यू हर्मिशियन तो होगा। फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो -2i² यानी +2 आ जाएगा, +2 माइनस +9 हो जाएगा, यानी 11 आ रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में। 108 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको आप ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 109 में। आपका क्या दिया हुआ है, 109 में बोला जा रहा है कि 3 consecutive टर्म्स इन एन AP आर देन द वैल्यू ऑफ b माइनस सी अपन a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा। तो ये तो इजी है, आप क्या कर लो, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी अपन ए बी इज इक्वल टू b माइनस सी अपन बी सी आ जाएगा। तो हमसे b माइनस सी अपन a माइनस बी पूछा जाए तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, c बाई a आंसर हो जाएगा। तो d विल बी द करेक्ट आंसर, c डिवाइड बाई a, b माइनस सी अपन a माइनस बी विल इक्वल टू c बाई a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, dy बाई dx निकालना। तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि आप इस कॉस को इधर लेके चले जाओ और x² माइनस y² अपन x² प्लस y² इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ z हो जाएगा। अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये तो कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, सब कॉमन वन लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई वाई आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो डिफ्रेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा वैसी है। नेक्स्ट 111 में क्या बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो इसमें आप क्या कर लो, जैसे मान लो इसके रूट्स हमारे क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा दिए हुए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, एक तो क्या कर लो आप चाहो तो अगर ये फैक्टराइज हो सके तो फैक्टराइज कर लो, लेकिन फैक्टराइज शायद नहीं होगा। ठीक है, 6 तेरी 18 हो जाएगा और होगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो मान लिया p इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अपन अल्फ़ा माइनस 1 कर लिया। तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर आप p के फॉर्म में निकालोगे ना तो p प्लस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 आएगा, और इस अल्फ़ा की वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। जब पुट करोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू p प्लस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेना है, p माइनस 1 के होल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू पी प्लस 1 और p माइनस 1 और फिर प्लस 6 इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेना, जो इक्वेशन बनेगा p की जगह x लिख देना है बस। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 6 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गया 4 और ये 3 7p स्क्वायर आया। फिर यहाँ 2p है तो 3 2 जा 6p और 6p और उसके बाद माइनस 12p, 6p माइनस 12p माइनस 6p आ जाएगा। और फिर यहाँ प्लस 3 और यहाँ प्लस 2, प्लस 3 और प्लस 2 5 और 5 और 6 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इक्वेशन देखो कौन सा बन रहा है, 7x स्क्वायर माइनस 6p, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल। तो किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जैसे मान लो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो हमारा जो वैल्यू आएगा log x माइनस 1 अपन log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और e आ जाएगा। 0 और e मान लो हमने डिफाइन कर लिया। तो हमारा प्लस माइनस और प्लस, ठीक, माइनस प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को इंक्रीजिंग रीजन पूछा जा रहा है तो इंक्रीजिंग रीजन पूछने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ई से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारा आ जाएगा वैल्यू, यानी ई से लेकर के इनफाइनाइट तक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द प्रोसेस ऑफ न्यूटन रेफ्सन इज। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होता है, क्वाड्रेटिक सिस्टम। तो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट होता है इसका आंसर, ठीक है, क्वाड्रेटिक में होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 के √2 के एक्चुअली इक्वल दिया हुआ है। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यानी 1 ही आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला जा रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2ab यानी a डॉट बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 आ गया। ठीक, और इसको ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a डॉट बी इज इक्वल टू √3/2। मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, √3/2 के। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल। 115 में आपका वैल्यू दिया हुआ है। 115 में क्या होता है कि ये थ्योरम होता है हमारा ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी दिया हुआ, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है ax प्लस by प्लस सी जेड का होल स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है अगला 116। 116 में क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 4/5। और अगर इसके झूठ बोलने की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4/5 यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/5 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले की बात किया जाएगा तो बी का हमारा क्या दिया जा रहा है, पी बी का वैल्यू है 3/4, तो पी बी डैश कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्रोडिक्ट ईच अदर। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए झूठ बोलता है, ए सच बोलता है तो बी झूठ बोले, या ए झूठ बोले तो बी सच बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 पी ए बी डैश यानी 1/4 प्लस ए डैश यानी 1/5 इंटू बी का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 7/20 आ जाएगा। 7/20 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 117 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि द इक्वेशन टू अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया जा रहा है वो कुछ ऐसे दिया जा रहा है। मान लो एक हमने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम ऐसे मान लो बना लिया। ठीक, पैरेललोग्राम मान लो बना लिया हमने।
तो पैरेललोग्राम में इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसके इक्वेशन क्या क्या दिए हुए हैं, अब y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसके इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फैक्टराइज करने के बाद तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा ना तो 2,1 आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 2,5 आ जाएगा, इसका निकालूंगा तो 3,5 आएगा और इसका निकालूंगा तो 3,1 आ जाएगा। अब क्या करो ना, ये डायगोनल पास कर रहे हैं यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो इनको बस सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई करा दोगे तो अपने आप आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द मैच कर देगा। या आप इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स निकाल दो ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, ये आपका आ जाएगा या यहाँ से आ जाएगा, तो वहाँ से भी आपका निकल सकता है। ठीक, दोनों कंडीशन। नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं हम लोग 118 में क्या बोला जा रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। परपेंडिकुलर टू बोथ में एक फार्मूला होता है, क्या होता है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b का मॉड, ये होता है, बस इसी को निकालना है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, i माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई √3, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है 119, तो 119 को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, पाई आएगा। ठीक, कैसे होता है, रेशनलाइज करके, अगर ये रियल बोल रहा है तो यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 0 करने का मतलब साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 करोगे तो थीटा का वैल्यू 0 या पाई आएगा, तो 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा, पाई आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना क्योंकि मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक करके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 120। ये तो डायरेक्टली वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये क्या आ जाएगा, 1/b/x प्लस bxy लेस देन 2 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपका दिया हुआ 121, तो 121 में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, ABC होता है। ABC मतलब क्या हुआ, तीनों का आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, A आएगा -7। ठीक, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है सिंपल, जैसे क्या है, ये आपका दिया हुआ है 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 एंड 2, तो सॉल्व कर लो इसको डिटर्मिनेंट को, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 4 -1 हो जाएगा, 4 -1 और +3 इंटू 2 + 3 हो जाएगा, और +4 इंटू -1 -6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 और 5 15 और 15 और यहाँ 28 हो जाएगा, तो 15 और 6 21 -7 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा -7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। 122 में एक खास बात आपको बता दूं, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे ना तो इसका जो लिमिट आएगा 1/e से लेकर के 1 तक, और 1 से लेकर के फिर कहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, e तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 1/e से लेकर के e तक का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और माइनस मतलब क्या आएगा, -log x आ जाएगा, और dx प्लस यहाँ का जो वैल्यू आएगा +log x आएगा। ठीक, dx, और इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 - 1/e आ जाएगा। ठीक, फाइनल आंसर बी आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 123 में। तो 123 को आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला तो ये तरीका है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करो, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको ना आप डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करेंगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे एक्चुअली तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 0 to 1 1 - x प्लस x² - x³ प्लस x⁴ हो जाएगा। ठीक, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x - x² 2 प्लस x³ 3 - x⁴/4 प्लस x⁵5/5, और लिमिट रख दिया 0 to 1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। ये सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 5/6 माइनस 1/4 प्लस 1/5। तो सॉल्व कर लिया, 20 माइनस 6 बटा में 24 और प्लस 1/5, यानी हो गया तुम्हारा 14 बटा में 24 प्लस 1 बटा में 5, यानी 7 बटा में 12 प्लस 1/5। तो 35 और 12, 35 प्लस 12 बटा में 60, यानी 47 डिवाइड बाई 60 आंसर आ जाएगा 124। देखो 124 बड़ा आसान है, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी और दोबारा भी अभी। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या आता है, पाई आता है। पाई कैसे आता है, साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, पाई 1 माइनस पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही। तो ये जो हमारा वैल्यू होता है वो पूरा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और ऐसे ये भी 1 बन जाता है। तो बचा क्या, पाई बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जा रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे डिग्री देखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक, 126 का जो वैल्यू आएगा -i/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आंसर है, यानी -i/2 हो जाएगा। लॉग निकालना होता है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है 127। तो 127 में जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 7584 से 2 पाई तक आता है। 7584 से 2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 7584 से 2 पाई तक। कैसे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाओगे तो cos ऑफ x प्लस पाई/4 ग्रेटर देन 1/√2 आ जाएगा। तो ग्राफ से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 128। तो 128 में जो आपका बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि द लाइन विच इज द नॉर्मल टू द पैराबोला। तो नॉर्मल टू द पैराबोला मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला होता है, यहाँ पे सारे पैराबोला को हमको चेक करना पड़ेगा। पैराबोला एक्चुअली देखो, पैराबोला में नॉर्मल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, c इज इक्वल टू -2am माइनस am³ होता है। ठीक, और m का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे m का वैल्यू अगर निकालोगे ना तो m का वैल्यू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू -2a इंटू -2 और -a इंटू -2 का क्यूब आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4a और प्लस 8a आ गया, 4a प्लस 8a, यानी c का वैल्यू आ गया 4a प्लस 8a, यानी 12a आ गया। c का वैल्यू आ गया क्या चीज़, 12a आ गया, c का वैल्यू आ गया 12a। ठीक, तो एक्चुअली जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है ना, तो अगर c का वैल्यू अगर यहाँ से y इज इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो -2x प्लस 9 आ जाएगा। तो 9 दिया हुआ, 9 इज इक्वल टू 12a दिया हुआ, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 हो गया। a इज इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू एक्स। ये हमारा आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। देखो ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है, जब भी a प्लस बी का वैल्यू पाई/4 के इक्वल होता है तो 1 + 10a 1 + 10b का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 130।
130 if the product of three numbers in GP B216 and their sum is 19 then the numbers are। इसमें ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि हम ऑप्शन का यूज़ करके कर लेते हैं। तो 130 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 यहीं बस आएगा, 24 और 9, 24 में 4 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 यानी लास्ट डिजिट 6 यहीं आएगा और कहीं आएगा नहीं, दोनों का सम 19 के इक्वल है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सॉल्व करने को ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल ऑप्शन का यूज़ करके हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लिया। ठीक, 131 में बोला जा रहा है कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन इज आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये हुआ कि एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का सेंटर की अगर मैं बात करूं तो 0,2gx+2fy, तो मतलब क्या हुआ 0,10 हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट, और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस g² + f² यानी 10² -90, 10² - 90 यानी √10 आ गया। ठीक, √10 आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो ना ये आउटसाइड लाई कर रहा है, तो आउटसाइड लाई करने का क्या मतलब हुआ, आउटसाइड लाई करने का मतलब ये हुआ कि इस पे परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉप करोगे, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y = mx, तो y - mx यानी 10 - 0 × x डिवाइडेड बाई √1 + m² का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, रेडियस के, रेडियस यानी √10 के। तो मतलब ये हुआ कि 10 डिवाइडेड बाई √1 + m² विल बी ग्रेटर देन √10, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और 100 आ जाएगा, यानी 1 + m² जो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 1 + m² आ जाएगा, यानी लेस देन 10 हो जाएगा, यानी m² विल बी लेस देन 9, मतलब ये हुआ कि mod m विल बी लेस देन 3 आ जाएगा, mod m विल बी लेस देन 3, तो mod m विल बी लेस देन 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, 132 में आ जाते हैं। तो 132 में क्या बोला जा रहा है कि if the point 1351 are two opposite vertices of a rectangle, two opposite vertices of rectangle बोल रहा है 13 and 51, ठीक, opposite vertices of a rectangle and the other two vertices lies on the line, इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक, देन y = 2x = c, y = 2x + c पे लाई कर रहा है, तो इसका मिडिल पॉइंट जो होगा ना, इसका मिड पॉइंट इसी पे सेटिस्फाई करेगा बस, तो सेटिस्फाई कराओगे तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 133 में क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट से, तो ये एक कॉन्स्टेंट, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। 134 में बोला जा रहा है कि A वेक्टर है, B वेक्टर है और वेक्टर C इज कोप्लेनर एंड A and B इफ C and B आर ऑर्थोगोनल, मतलब क्या हुआ कि B.C का वैल्यू क्या बोला जा रहा है, 0 बोला जा रहा है, फिर A.C का जो वैल्यू या C.A का वैल्यू -76 बोला जा रहा है, ठीक, तो यहाँ से एक C वेक्टर मान लो कोई है, क्या मान लेते हैं AI + BJ और प्लस C के, ठीक, मान लिया, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक वैल्यू हमारा आ जाएगा -A + B + C = -76, और दूसरा जो इक्वेशन आएगा A.B वाला B.C का 0 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2A + 3C = 0। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसी का यूज़ करके ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ये A, B और C टाइप का होगा, इसी में रख के सेटिस्फाई करा देना है, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, इसी में बस आप रख के सेटिस्फाई करा दो। अगर कोप्लेनर करने बैठ गए तो फिर आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ABC = 0 ऐसे करके, तो टाइम बचाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लिया, ठीक। अब देखो, द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट रूट्स, हैज़ 2 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स एंड 1 रियल रूट,
135 में अगर आप इसको ध्यान से देखो, या तो आप इसको कर्व का यूज करके e की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्या होता है, हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इसको आप 2 माइनस एक्स को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा, और वो भी किस पॉइंट पे मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 पे। 1 पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 रियल रूट आएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। 136 देखो, 136 बेसिकली आपका मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आप क्या करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो पहला होता है क्या चीज़, जो हमारा वैल्यू दिया होता है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। इसके बाद एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन का वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ ज़ीरो और IMVT थ्योरम से रिलेटेड है। तो जीरो पे निकाल लो, एफ ऑफ वन पे निकाल लो। एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा, और एफ ऑफ वन पे वैल्यू निकालोगे तो -3 आएगा। तो यही पहले में ही हमको वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इसके बीच में एक रूट लाई करेगा। ठीक, IMVT थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट 137 बोला जा रहा है। तो 137 में बोला जा रहा है कि इन अ कॉन्फ्रेंस every delegate shake hand with every other delegate. If 300 handshake have been counted, the number of delegate participated in the conference is। ठीक है, तो ये तो वही हल हो गया वो ऋतिक रोशन की मूवी वाला सुपर 30 में जो बताया गया है। तो तुमको बस क्या निकालना था, NC2 इज इक्वल टू 300। n का वैल्यू रख लो, वेरीफाई कर दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके चलते सुपर 30 मूवी अगर नहीं देखे होगे तो देखने मत बैठ जाना, एग्ज़ाम की पढ़ाई तैयारी छोड़ करके। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि द एंगल बिटवीन अ लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो, मतलब A1 A2 और A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 to 1 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ज्वाइनिंग। तो मतलब डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, और 2 - 1 1 हो जाएगा, और 12 - 4 8 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है मान लो। तो cos थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 8 + 2 + 8 डिवाइड बाई 3 इंटू इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 64 और 16 70 80 81 यानी 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 8 16 2 18 18 बट्टा में 3 इंटू 9, तो वैल्यू हमारा 2/3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 139 में बोला जा रहा है कि साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू बी। एक काम करते हैं, दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 वो भी 1 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे ना तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, 2 + 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आएगा ना इसका मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हो, तो अगर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और उसके अलावा बाकी जो वैल्यू मिलेगा वो उससे छोटा ही मिलेगा, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और 1 रखोगे तो 2 2 जा 4 ही आएगा, उससे छोटा ही वैल्यू मिलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। तो 140 में आप देखिए, 140 में जो हमारा दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और x - 1 दिया हुआ है, और लाइन का यूज़ करके इक्वेशन बनाना हमको, मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, किसके, y इज इक्वल टू 4a के, x इज इक्वल टू 1 के और इसके।
तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा 1 to 5 आएगा। डायग्राम भी आप बना सकते हो, कैसे बनेगा ये इसका डायग्राम। एक तो पैराबोला ऐसे आएगा, ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, फिर हमारा ये एक लाइन आएगा x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4a वाली लाइन, ठीक है। और ये पैराबोला हो गया, इसके बीच में एक x इज इक्वल टू 1 वाले लाइन ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 1 वाला ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा पूरा कर्व का एरिया आ रहा है वो ये आ जाएगा। तो एक्चुअली इसको जब सॉल्व करोगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 to 5 4a माइनस 2a रूट ओवर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर देना है, बस सिंपल। और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। 141 का क्या दिया हुआ, कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट क्या चीज़, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, सभी ऑल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ सोल्यूशन। 42 का ऑप्शन नंबर एल्गोरिथम कहलाएगा। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम का यूज़ करके ही फ्लो चार्ट बनाएंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और प्रोसेस हमारा जो होगा वो आएगा। तो एल्गोरिथम कह सकते हो, ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 143 में क्या बोला जा रहा है कि 3 वेक्टर दिए फॉर्म द साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इज। तो 143 में आपका आंसर क्या आएगा, आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल निकालो, ए बी बी सी सी ए के बीच का एंगल निकालोगे तो 2 एंगल इक्वल आएगा बट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इक्विलेटरल यहाँ ऑप्शन में लगाया गया है, लेकिन इक्विलेटरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो वहाँ से हम इसको गलत साबित कर देंगे, ठीक है। दे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 144 में वैल्यू क्या बोला जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। तो बेसिकली आपको क्या निकालना, पहले तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर Z1 बार से डिवाइड कर दो और फिर जो वैल्यू आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढ डालो। तो इमेजिनरी पार्ट जब ढूंढोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वो बी आएगा, ठीक। आसान है, मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर तुम पीटी का तैयारी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है, इजी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है 145। 1 टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज LSI चिप, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है 145 के बाद 146, ठीक है। 146 जो हमारा आता है तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप इसको क्या करते हो, आप इसको करोगे क्या चीज़, tan cos 9 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो 1 + tan 9 डिवाइड बाई 1 - tan 9। मतलब क्या होगा, ये 1 की जगह tan 45 + tan 9 डिवाइडेड बाई 1 - tan 45 इंटू tan 9। तो ये किसका फार्मूला बन जा रहा है, a प्लस बी का। तो 54 डिग्री आ जाएगा, tan 54 डिग्री। तो वैल्यू क्या आया, tan 54, डी आंसर विल बी द करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 147। तो 147 में आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सभी का कर्व ड्रॉ करोगे तो mod x का कर्व ऐसे आ जाएगा और mod x - 1 का कर्व हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। दोनों का कटिंग पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट हमारा 1/2 वाला हो जाएगा। तो हाइट हमारा 1/2 आ गया और बेस भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये वाला पॉइंट 1 होगा। तो 1/2 बेस इंटू 1 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर। 148 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि क्या चीज़, πx इज इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1 - x और f"x लेस देन 0 दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम अगर मान लो φ' का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x - f ऑफ 1 - x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा।
और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब 2x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। और 0 से 1 के बीच में बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा बिटवीन 0 से 1/2 से लेकर के 1 के बीच में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिक्रीजिंग बोला जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, और इंक्रीजिंग 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा आ जाएगा, और 1/2 से छोटा करो। 1/2 अगर मान क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो उससे तो नहीं आएगा। सॉरी, डिक्रीजिंग के लिए बोल रहा है तो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ वही गड़बड़ हो रहा है, ये आएगा ऐसे। तो 1/2 से छोटा मतलब 0 से 1/2 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग इन 0 से 1/2, क्योंकि डिक्रीजिंग के लिए बोला जा रहा है तो यही आएगा, 0 से 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 148 हो गया, 149। तो 149 में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा आपका +1 और दूसरा आएगा -1। अब इसी वैल्यू को बस आप पुट कर दो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 150 के लिए जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या आएगा, इन 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो कर्व ये हमारा हो गया x और y, x के फॉर्म में ये आ जाएगा, और तीसरा यहाँ से एक निकल के आ जाएगा। तो ये प्लेन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट हो नहीं सकता, कर्व हो नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ्स का सलूशन। और इसमें अगर कोई डाउट होता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो आप प्लीज़ कम से कम एक बार ये पेपर देख करके जाओ सलूशन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर बार आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।